पॉर्न ने कितना डिस्टर्ब किया जिसकी वजह से लोग आपके आईवीएफ सेंटर में आते हैं? Masturbation is a very big factor in both males and females. जीरो स्पर्म वाले भी बच्चा पैदा कर सकते हैं। देखो सिर्फ स्पर्म काउंट का काउंट इम्पोर्टेंट नहीं है, स्पर्म की मोटिलिटी कितनी है, मतलब वो कितनी शक्ति से हिलकर ऊपर जाता है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, एक स्पर्म दिखता कैसा है, उसका हेड होता है, नेक होता है, बॉडी होता है, टेल होता है, वो भी तो नॉर्मल होना चाहिए। मेरे पास एक डॉक्टर आई थी, उन्होंने कहा था कि रोहित शेट्टी की फिल्मों से आप एक्शन सीन्स मत सीखिए, ऐसे ही पॉर्न फिल्मों से बच्चा पैदा करना मत सीखिए। पॉर्न ने कितना डिस्टर्ब किया जिसकी वजह से लोग आपके आईवीएफ सेंटर में आते हैं? इसका इम्पैक्ट होता है? Not much अभी, but yes, men come and masturbation is a very big factor. So in both males and females. So I would say कि हाँ patients आते हैं मेरे पास and especially they talk about कि I am not able to have a normal sexual life with my wife because I'm so used to seeing porns कि मैं masturbate करना मेरे को इतना habitual हो गया है कि with having a sexual life with my wife has become so difficult. So what you advise then? Then we advise them to have the better compatibility and then because एक age factor पे आते हैं वो, so मेरे पास भी इतना टाइम नहीं बचता कि मैं उनको उस साइकोलॉजिकली से निकालने के लिए बहुत टाइम लूँ, इसलिए आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप IUI एक नेचुरल ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा लो अपना। IUI ये क्या होता है? मैंने आपको बताया वो ना जो आपने बताया था कि आप स्पर्म लेके अपनी वाइफ में डाल सकते हो। वाइफ में, ओके। स्पर्म काउंट कम होने के 5 सबसे बड़े कारण क्या है? Stress, vibrations, medical disorders like diabetes, genetic issues, and definitely pollution. ओके, यानी दिल्ली वाले तो एक्स्ट्रा सावधान हैं। बहुत ज़्यादा। अगर किसी मर्द का स्पर्म काउंट 0 है तो क्या वो कभी फादर नहीं बन सकता किसी भी प्रक्रिया से? नहीं, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर किसी भी आदमी का स्पर्म काउंट 0 है, सो सबसे पहले हम इवैल्यूएशन करते हैं, एक हार्मोनल इवैल्यूएशन जिसमें हम FSH, LH और टेस्टोस्टेरोन करते हैं टू नो कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। एक अल्ट्रासाउंड करते हैं उनके जेनाइटल्स का एंड वी ऑल्सो एक्चुअली डू अ प्रॉपर इवैल्यूएशन विद अ यूरोलॉजिस्ट जो उनको फिजिकली एग्जामिन करते हैं। अब ये इस प्रॉब्लम को बोलते हैं अजूस्पर्मिया, यानी कि नो स्पर्म काउंट। ये 2 टाइप के होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव मीन्स कि देयर इज सम ब्लॉकेज इन द पैसेज जिससे वो स्पर्म बाहर नहीं आ पा रहा। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव मीन्स कि कोई हार्मोनल इशू है जिससे स्पर्म ही नहीं बन रहा है। सो इन बोथ द केसेस व्हाट वी कैन डू इज, इन दोनों केसेस में अगर आदमी को अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड कराना है तो उनको ICSI IVF का एक हायर वर्जन होता है, वही करना है। इसमें हम उनकी वाइफ को 10 दिन का इंजेक्शंस देकर एग्स बाहर निकालते हैं। हस्बैंड को ऑन द डे ऑफ द पिकअप एक बायोप्सी, टेस्टिकुलर बायोप्सी करके स्पर्म्स बाहर निकालते हैं। ओके, इट्स जस्ट अ नीडल प्रिक जिसको टीसा बोलते हैं, और उस टीसा से हम एस्पिरेट कर लेते हैं स्पर्म्स। देन देयर इज अ बिग मशीन, बट स्पर्म काउंट उनका 0 है। बट स्पर्म्स टेस्टीज में बन रहे हैं बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज, बाहर नहीं आ रहे हैं। ओके, राइट। एंड इन नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कुछ कुछ जगहों पे बन रहे होते हैं। सो हम ये स्पर्म्स एस्पिरेट करके निकालते हैं। उसके बाद एक बड़ी सी मशीन होती है ICSI माइक्रोमैनिपुलेटर, उसमें 2 नीडल्स होती हैं। एक नीडल पे हम एग लेते हैं, एक नीडल पे एक स्पर्म लेते हैं और दोनों को फ्यूज़ करते हैं, और ऐसे हम 2-3 बेबीज़ यानी एम्ब्रियोज बना लेते हैं, और फिर वो एम्ब्रियोज हम फीमेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। वी हैव डन लॉट ऑफ बेबीज़, मतलब ये हैज़ बिकम वेरी कॉमन टुडे। नाइस। मतलब वो जो हकीम एस जुनैद वाले पोस्टर होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन्हें। नहीं, अब वो एक्चुअली एक अच्छे फर्टिलिटी डॉक्टर क्लिनिक पे जाएं। सो अजूस्पर्मिया, नो स्पर्म काउंट, कैन हैव देयर ओन बायोलॉजिकल चाइल्ड टुडे। बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने कई आयुर्वेद वालों का इंटरव्यूज़ किए, उन्होंने कहा कि अगर 1% भी गुंजाइश है स्पर्म बनने की तो असर करता है। अगर 0 है तो आप कुदरती तौर पर, ईश्वर ने आपको आशीर्वाद नहीं दिया है तो हम मानते हैं कि आप नहीं कर सकते कुछ, बट आप कह रहे हो कि 0 स्पर्म वाले भी बच्चा पैदा कर सकते हैं। और कुछ केसेस में जहां स्पर्म नहीं निकल पाता है, डेफिनेटली उनको डोनर स्पर्म के ऑप्शन पे जाना पड़ता है। ये कौन से केस होते हैं? जिनका बायोप्सी करके भी स्पर्म्स ना निकले। ऐसे कितने % केसेस होते होंगे? अराउंड 20-30%। ओवरऑल मेन में? यस। तो बहुत बड़ा नंबर है। तो अगर आपका स्पर्म काउंट 0 है
तो लगभग 60-70% केसेस हमारे पास नॉर्मली ऐसे आते हैं जिनमें से बायोप्सी करके भी ओके, स्पर्म आ ये जाता आप है। बात करो ओवरऑल मैन की, आप बात नहीं नहीं कर नहीं, रहे हो, ओवरऑल ये नहीं आप उनकी बात करो जिनमें 0% जीरो है। स्पर्म है। हाँ, अब जिनमें बायोप्सी करके भी नहीं निकल रहा है उनको तो फिर भाई डोनर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस रेयरेस्ट होंगे। ओके, वैसे ऑन एन एवरेज अगर मैं 10 मान लूँ कि 10 पुरुष हैं, तो इनमें कितने केसेस आते होंगे जिनमें 0 स्पर्म काउंट होता होगा? 1%, 1%। और लो स्पर्म काउंट 5%। ओके, देखो सिर्फ स्पर्म काउंट का इसीलिए वो आपके पास जा ही रहे हैं। एग्जैक्टली काउंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्पर्म की मोटिलिटी कितनी है, मतलब वो कितनी शक्ति से हिलकर ऊपर जाता है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, एक स्पर्म दिखता कैसा है, उसका हेड होता है, नेक होता है, बॉडी होता है, टेल होता है, वो भी तो नॉर्मल होना चाहिए। ये सब देखते हैं हम। स्पर्म का पीएच लेवल कितना है, स्पर्म कितनी देर में लिक्विफाई होता है, स्पर्म की वाइटलिटी कितनी है, ऑल दीज फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ हैविंग अ बेबी। इसका जेनेटिक टेस्ट भी करते हो स्पर्म का हर बार आप? हाँ बिल्कुल, हर बार करते हो या हर बार नहीं करते हैं, स्पेशल केसेस में, स्पेशली जो मेन जिनका लो स्पर्म काउंट है या फिर 0 स्पर्म काउंट है, इन केसेस में हम 3 टेस्ट करते हैं। एक तो कैरियोटाइप, एक जेनेटिक डिसऑर्डर टू नो द क्रोमोसोम्स, एक CFTR जीन जो हमें ये बताता है कि ब्लॉकेज किस वजह से है, और थर्ड इज़ योर माइक्रोडिलीशन, वाई माइक्रोडिलीशंस। तो ये 3 जेनेटिक टेस्ट हैं जो थोड़ा बड़े नाम है बट ये जेनेटिक टेस्ट शुड बी डन इन कपल्स जिनका स्पर्म काउंट लो है या 0 है। सबसे ज़्यादा IVF वाले लोग कहाँ से आते हैं? छोटे शहरों से, टियर 2 से, या मेट्रो सिटीज़ से ज़्यादा होते हैं? शुभांकर, बच्चा सबको चाहिए, हाँ, ऑल ओवर से आते हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इसीलिए वी गॉट दिस टेक प्रोग्राम। मतलब मेरे पास इस टेक प्रोग्राम होम IVF से इतना सारा पेशेंट उन जगहों से आ रहा है जिन्होंने एजेस निकाल दिए, सिर्फ उनके पास पत्रियां हैं, मतलब गट्ठे पे गट्ठे रिपोर्ट्स के, बट उनमें एक भी रिपोर्ट ऐसी ढंग की नहीं है जहां आपको बता सके प्रॉब्लम कहाँ पर है। और ऐसे पेशेंट्स को फिर उनकी जगहों पे पहुंच के ट्रीटमेंट करने में जो मज़ा है ना, वो आ रहा है मुझे होम IVF पे। क्लिनिक पे तो आप बैठे हो, जो पेशेंट आपको एक्सेस कर सकता है क्लिनिक पे, आप ठीक है, दिल्ली में क्लिनिक है, गुड़गांव में क्लिनिक है, यहाँ पेशेंट्स पढ़े लिखे हैं, वो आराम से आ रहे हैं। बट वॉट अबाउट दीज प्लेसेस, सिद्धार्थ नगर और वो छोटी जगहें, लखीमपुर खीरी जो तुम बोल रहे हो, करीमगंज, असम के अराउंड इतने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे कुछ है ही नहीं अवेलेबल। बिहार, छोटे छोटे, मतलब गया से भी 40 किलोमीटर्स दूर एक पेशेंट है, उसको हमने IVF वहाँ पे जाके किया है, और पॉजिटिव एक ऑन एन एवरेज अगर आपको रेट बताना हो, कितना खर्चा आता होगा? क्योंकि जो दर्शक देख रहा होगा वो सोचता भी है, फिर वो अपना बजट कैलकुलेट करता है। देखो कहीं ना कहीं 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में खर्चा पड़ता है IVF का, ओके, बिकॉज आपके ब्लड टेस्ट भी ठीक से होते हैं, अगर आपको ठीक से कराना है तो इतना खर्चा आ जाता है। इसमें भी रेंज होती है कि ये प्रीमियम वर्जन का इतना है, ये लोअर नहीं, कितना? एब्सोल्युटली नॉट। बट इसमें क्या रेंज होती है कि अगर आपको डोनर एग्स लेना है या डोनर स्पर्म लेना है या फिर कोई एडेड प्रोसीजर है, जैसे मैंने टेसा बताया, टेस्टिकुलर बायोप्सी है, या फिर आपको जेनेटिक टेस्टिंग करानी है, तो उसका एक्स्ट्रा खर्चा ऐड होता है। बट बेसिक IVF का 1.5 से 2 लाख के बीच में खर्चा पड़ता है। किसी महिला को अपना एग फ्रीज करवाना हो या पुरुष को अपना स्पर्म फ्रीज करवाना हो, उसमें कितनी कॉस्टिंग आती है? स्पर्म फ्रीजिंग तो 5,000 रुपये में हो जाती है। महीना? नहीं, 6 महीना। अच्छा, 6 महीना। 10,000 रुपये सालाना? हाँ, ओके। इतना तो शुभांकर तुम अफोर्ड कर ही सकते हो। मतलब इतना तो आप दोस्ती यारी मेरा खरीदने का। तो चलेगा। महिलाओं में कितना होता है? सो भाई 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए। बिकॉज इंजेक्शंस लगते हैं ना 10 दिन के लिए, सो दीज हार्मोनल इंजेक्शंस आर एक्सपेंसिव। फिर हम इनको प्रोसेस करके एग्स को बाहर निकालते हैं, फिर हम एक मीडिया में ये एग्स लेते हैं और फिर इनको फ्रीज कर देते हैं। तो ये 1.5 लाख रुपए हर साल देने होंगे मैंने? नहीं, 1.5 लाख रुपए इज वन टाइम, पहले साल। फिर उनको हर साल 30,000 अराउंड पे करना पड़ता है ओके, टू तो कीप द स्टोरेज। मान लीजिए किसी महिला ने आज 2026 में अपना एग फ्रीज करा लिया, 2027 से 28 के बीच में उसको 30,000 रुपये जमा करने हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ क्या ये एग जो है इसे वो 2035 में यूज़ कर सकती है? आराम से, कोई मसला नहीं है? कोई मसला नहीं है। आप 10 साल तक फ्रीजिंग आराम से कर सकते हो, और अगर वो और एक्सटेंड कराना चाहे तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं। नाइस। सो बहुत सारे कपल्स अब शुभांकर आते हैं, जैसे मेरी प्रैक्टिस को इतना टाइम हो गया, जिनका मैंने पहला बच्चा कराया ना, उनके एम्ब्रियोस फ्रोजन पड़े हैं मेरे पास, अब उनके दूसरे बच्चे भी करा रही हूँ मैं उसी एम्ब्रियो से।
इट्स वंडरफुल। अगर आप सच में अपनी क्लिनिक पे बैठ के अच्छा काम कर रहे हो ना, एंड यू आर एक्चुअली हैविंग अ गुड टीम, इट्स अ वंडरफुल प्रोसेस टू डू दिस। मतलब आपने एक बार एग निकाल लिया, एक बार स्पर्म ले लिया, आपने खूब सारे बेबीज़ बना लिए, फ्रीज कर लिए, 2 आपने डाल दिए, पहली प्रेगनेंसी हो गई, रेस्ट तो बच्चे पीछे पड़े हैं ना। तो वो 3 साल बाद आ रहे हैं कि अच्छा वो रेस्ट वाले बच्चे बस डालने ही तो है अंदर, डाल दो, सो हो जाते हैं। नाइस। जैसे बॉलीवुड में हम सुनते हैं कि बहुत सारी एक्ट्रेस जो कहती है कि हमने अपने एक्स फ्रीज करा रखे हैं, और वो Eggs कहती भी कि बाकी को कराना चाहिए। सबसे ज़्यादा किस प्रोफेशन के लोग महिलाओं में अपना एग फ्रीज करवाती हैं? आजकल शुभांकर मेरे पास ना डाइवोर्सीज बहुत आ रहे हैं। आई नो इट्स अ न्यू थिंग, बट आई एम ऑल्सो शॉक्ड। मतलब मेरे पास टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ से भी डाइवोर्सीज आ रहे हैं। आज जैसे तुमने मुझसे अभी क्वेश्चन पूछा दैट आजकल लोग हुक हो गए हैं इतने सारे, मुझे प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। ये डाइवोर्सीज आते हैं, स्पेशली सिंगल फीमेल्स आ रही हैं, एंड दे हैव इश्यूज़ कि वी केप्ट, हमारा डाइवोर्स हो गया, वी केप्ट ऑन वेटिंग कि हमें कोई मिल जाएगा लड़का, नहीं मिला, तो अब 38 39, मतलब ऑलरेडी दे आर लेट, उस पे आ रही हैं कि पता नहीं अब शादी कब होगी, एक तो फ्रीज़ कर दो आप मेरा। सो ये एक बहुत मेजर चेंज देख रही हूँ मैं। सेकंड, जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं बहुत सारे, वो आ रहे हैं एंडोमेट्रियोसिस के। इट्स अ डिजीज़ विच इज़ बिकमिंग वेरी कॉमन। इसमें क्या होता है, जो आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो सारा बाहर नहीं आता, कुछ 10% ब्लड हर महीने यूट्रस से ट्यूब्स के थ्रू आपके पेट में जाता है, जिससे आपकी ओवरीज में गांठ बनने लगती है और सब कुछ चिपकने लगता है, और ये बीमारी हर महीने बढ़ती ही रहती है। सो ये क्या करता है, धीरे धीरे आपके एग्स को पूरा खा लेता है और आपकी यूट्रस सबको चिपकाने लगता है। सो व्हेन ऐसे कपल्स आते हैं हमारे पास एंड दे डोंट वांट टू हैव प्रेगनेंसी, हम उनको बोलते हैं कि आप एग फ्रीजिंग करा लो, अगर आपको अभी बेबी नहीं करना तो।